चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ से जो 18 के अंदर लगभग 10 से 15 जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन डिस्काउंट पे बेस रहेगा। कुछ कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, कुछ ट्रेड डिस्काउंट की करेंगे। तो हमने ये कहा कि डिस्काउंट और रिबेट चैप्टर को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आपको एक बार ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप बेसिक जो पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल पार्ट, जिसमें हमने डिटेल्ड के अंदर डिस्काउंट पार्ट को कवर किया, एक बार आप उसको भी गो थ्रू हो जाइए और फिर आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, अभी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसीव क्या कहता है, देखिए रिसीव कैश ₹20,000। चलिए भैया 20,000 रुपये रिसीव किए, किससे किए हैं? भरत से। अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। तो मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए, हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। ये हमारा सबसे पहला काम हो गया। तब जब मैं ये ट्रांजैक्शन को देखता हूँ तो रिसीव कैश, एक कैश का अकाउंट मिला, भरत का अकाउंट मिला, और ये कुछ डिस्काउंट अलाउड की बात करता है। ठीक है, तो भैया एक डिस्काउंट अलाउड, ये 3 अकाउंट मिल गए जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। बात करेंगे सबसे पहले कि इस अमाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड क्या करना है, और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो भरत नाम का आदमी है उससे हमने 20,000 रुपये प्राप्त किए। देखिए बात कर रहा है 20,000 रुपये नकद में प्राप्त किए, एवं एंड देखिए वर्ड क्या है, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। उस आदमी को 500 रुपये का भी डिस्काउंट भी दिया है। यानी कि समझना 20,000 रुपये है, हमें नकद आए, हमने 500 रुपये और डिस्काउंट अलाउड किया उसको, यानी कि उसका जो अकाउंट है ना वो हमारी बुक्स में 20,500 रुपये से सेटल्ड हुआ है। 20,500 रुपये से उसका अकाउंट इफेक्ट हुआ है। समझने की बात यह है कि जो भरत का अकाउंट है वो अकाउंट 20,500 से इफेक्ट हुए। हमने उससे कहा होगा कि भैया आप 20,000 रुपये दीजिए, हम 500 रुपये आपको डिस्काउंट अलाउड कर लें। तो जो नकद में मिला वो अलग मैटर हो गया, कुछ हमने डिस्काउंट अलाउड किया, परंतु भरत का जो अकाउंट है ना वो 20,500 रुपये से इफेक्ट होगा। ये वो अमाउंट होगा। मैंने कहा ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है और फिर ये भी देखना है कि कौन सा अकाउंट कितने अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है भैया, चलिए तो पहला जो अकाउंट मुझे मिला वो मिला भरत का। साथ ही साथ मैं उस अमाउंट को भी लिखता हूं क्योंकि भरत का जो अकाउंट है वो 20,000 रुपये से इफेक्ट, 20,500 रुपये से इफेक्ट होगा। ये उसने नकद भुगतान कर दिया, ये मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, यानी कि मैंने कहा भी तुम्हारा कितना भी हिसाब है 20,500 से अब मैं उसका अकाउंट को रिवर्स करने वाला हूं जब वो मुझे पेमेंट देगा। ठीक है, सेकंड बात। दूसरी बात जो हो गई वो हो गई डिस्काउंट अलाउड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया 500 रुपये का डिस्काउंट हमने अलाउ किया, इसमें कोई डाउट नहीं। और तीसरा जो अकाउंट हमें मिला वो अकाउंट मिला बैंक का अकाउंट, सॉरी नकद का अकाउंट, कैश का अकाउंट जो हमें रिसीव हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि 20,000 रुपये आपको रिसीव हुए। हमने हमारा पहला स्टेप क्या था, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लाना है, और साथ ही साथ अमाउंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा अकाउंट कितने अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है। चलिए अब रूल लगाते हैं हम। यहाँ पे देखिए भरत का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। तो हमने भरत से जब पैसा रिसीव किया तो इसका मतलब, इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भरत जो है क्वेश्चन के अंदर गिवर की कंडीशन में है, और गिवर की कंडीशन में अगर पर्सनल अकाउंट होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड जो है ये हमें पता है कि भैया ये हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है।
कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करेंगे, हम इस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इनकम और रेवेन्यू की जब भी बात होगी हम इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है ताकि हमारा कलेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है भैया, तो इसको कि ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हमारे लिए बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया, मुझे इसे डेबिट करना होगा। तीसरा जो अकाउंट है वो मिला मुझे नकद का अकाउंट। नकद का अकाउंट मुझे पता है ये मेरे लिए रियल नेचर का अकाउंट है। जब भी पैसा मेरे बिजनेस में आएगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और अगर पैसा जाएगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट, उसे क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? देखिए, ऐसी स्थिति में भरत ने, हमने पैसा रिसीव किया है भरत से, भरत ने भुगतान किया, पर हमारे पास पैसा आया है। इस अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। अब अच्छे से ट्रांजैक्शन को पढ़ के देखिए कि क्या यहाँ कोई अकाउंट आपस में क्लैश हो रहे हैं। 3 अकाउंट मिले, एक अकाउंट क्रेडिट होने के लिए बोल रहा है 20,500 से 500 डेबिट और 20,000 डेबिट, यानी कि किसी तरह से के क्लैश नहीं है। ठीक है ना, ये सिंपल एक कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं एक बार इसको लिख लेता हूं और फिर बढ़ जाते हैं हम आगे। एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट, देखिए 20,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, और 2 जो भरत का अकाउंट है वो हमारे यहाँ इफेक्ट होने वाला है 20,500 रुपए से। नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए, ये हमारा नरेशन हो गया। ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है आप नोट कर लीजिए, और मैं जल्दी से बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को मूव कर देता हूं उसे। डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम, सॉरी, रिसीव्ड फ्रॉम विकास। भैया ये एक विकास नाम का आदमी है जिससे कि हमें कुछ रिसीव हुआ है। चलिए समझते हैं क्या कहता है। रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक। चलिए, एक विकास का अकाउंट हो गया, चेक की बात करता है, बैंक का अकाउंट हो गया। अलाउड हिम डिस्काउंट 750, एक डिस्काउंट अलाउड की बात कर ली। पैसा कलेक्शन के पर्पज से जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमारा कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में आएगा। यहाँ पे मुझे जो पहला अकाउंट मिल रहा है वो मुझे मेरा बैंक का अकाउंट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंक के अंदर आपको एक चेक रिसीव हुआ है 35,000 रुपीज का, तो मैं साथ साथ भी अमाउंट भी लिख देता हूँ कि भैया मेरे बैंक में 35,000 रुपीज मिला है। और ये जो विकास नाम की पार्टी है, उसको हमने ये कहा होगा कि भैया आप 35,000 का आज की डेट में भुगतान कीजिए, हम आपको एडिशनल 750 रुपए और डिस्काउंट देंगे। अब हो सकता है कि 35,000 रुपए जब आपने बैंक में रिसीव किए, अब बात करता हूं 750 डिस्काउंट अलाउड किया, यानी कि 35,750 ये वो अमाउंट है जिससे कि विकास का अकाउंट इफेक्ट होगा। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हो सकता है कि विकास हमारी बुक्स में इतने ही अमाउंट से हो पूरा सेटल्ड कर दिया हो सकता है हमने 35,750 मांगे हो, हमने कहा भैया एक काम कर 35,000 दे और मैटर खत्म कर। हो सकता है 1 लाख बाकी हो, हमने कुछ उसमें से कलेक्शन करके, कुल मिला के विकास का जो अकाउंट है वो किससे इफेक्ट करेगा? जितना वो पैसा दे रहा है उससे, साथ ही साथ जितना हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। क्योंकि अब वो डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है उतना वो फ्यूचर में कभी पैसा नहीं देगा, तो उतने अमाउंट से हमें उस अकाउंट को रिवर्स कर लेना है, ये एज्यूम कर लेना है कि वो रिसीव हो गया। ठीक है भैया, बैंक का अकाउंट समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो सेकंड अकाउंट था वो था डिस्काउंट अलाउड।
और कितना रुपीज़ का है जरा ये भी देख लीजिए, ये 750 रुपीज़ की बात करता है। चलिए तो 750 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। और जो तीसरा अकाउंट है हमारा, वो हमारा हो गया मिस्टर विकास का अकाउंट। विकास ही नाम है ना, ठीक है भैया, विकास। विकास का जो अकाउंट है 35750 से इफेक्ट होगा। हमने कहा जब भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आए, उस ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहला काम है उस अमाउंट को उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है, और साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर कुछ कैलकुलेशंस भी है। तो इस लिहाज से आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ में कि वो जो अकाउंट है वो सारे के सारे कितने अमाउंट से वहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। ये निकालने के बाद आपको ये देखना है कि भैया कोई क्लैश तो नहीं हो रहा है। क्लैश एक बार डेबिट क्रेडिट का रूल लगा देते हैं। चलिए बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, या तो बैंक रिसीवर की पोजीशन में होता है या बैंक गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखिए हमने विकास से पैसा रिसीव किया है ना, हमने बैंक से पैसा विकास से पैसा रिसीव किया है, चेक के थ्रू हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट आया। और मैंने कहा बैंक जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसका सिंपल सा मीनिंग रिसीविंग कब होता है, जब हमारे बैंक का बैलेंस किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं भैया हमारे बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया, रिसीवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैंने उसे डेबिट करना है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, चलिए डिस्काउंट हमने अलाउड किया है, हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो गया हमारे लिए कि भैया एक्सपेंसेस और लॉसेस की अगर बात होती है डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू की बात होगी हम इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमने पार्टी को डिस्काउंट अलाउड किया है, ये हमारे लिए डेबिट है, इसके लिए हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। विकास जो पर्सन है ये अगेन पर्सनल अकाउंट है, ये अगेन पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर की पोजीशन में होता है तो डेबिट करते हैं, गिवर की पोजीशन में होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे विकास ने हमको भुगतान करा है और ये हमने एज्यूम किया है कि इतना भुगतान कर दिया, क्योंकि अब उस स्पेसिफिक डेट के बाद में हम विकास से ये 750 रुपये भी नहीं मांगेंगे। ठीक है भैया, तो इसके लिए विकास जो है वो गिवर की पोजीशन में, इसके लिए मुझे उसे क्रेडिट करना है। देखिए कोई क्लैश हो रहा है क्या, डेबिट के अंदर दो अमाउंट जा रहे हैं, एक अमाउंट क्रेडिट में जा रहा है, दोनों इक्वल है। रूल क्या है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो रहा है इसका मतलब किसी तरह के अकाउंट का आपस में क्लैश नहीं है। एंट्री क्या मिली मुझे, एंट्री मिली बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। चलिए आप साथ साथ नोट करते जाइए। बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ये 750 रुपीज़ है, ये भी आप लिख लीजिए। टू यहाँ पर्सन का नाम क्या है भैया, विकास नाम है। चलिए यहाँ मिस्टर विकास है तो विकास को क्रेडिट करेंगे 35750। ट्रांजैक्शन की डेट लिखना ना भूलें, ट्रांजैक्शन में नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नोट कीजिए जल्दी से, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है भैया, चलिए 2 ट्रांजैक्शन हो गए, अगले बढ़ते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। वो क्या कहता है जरा ये भी देख लेते हैं। रिसीव केस, चलिए भैया रिसीव केस फ्रॉम अखिल, अखिल से पैसा प्राप्त किया है। रिसीव केस फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हीज ड्यू ऑफ 40,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अखिल का पर्सन है उससे आपने
कैश में रिसीव किया है, कैश हो गया, अखिल हो गया, ठीक है। तो जो एक अकाउंट मिल रहा है वो मुझे कैश का अकाउंट मिल रहा है, समझना मेरी बात। एक जो अकाउंट है मुझे कैश का अकाउंट मिल रहा है, और इन दोनों का जो फर्क है वो एक डिस्काउंट अलाउड करके नया अकाउंट आ रहा है। कैसे समझिएगा बात। कहते हैं कि भाई अखिल का जो अकाउंट है वो हमारे अकाउंट के अंदर, अखिल जो है, मिस्टर अखिल जो है, उसका अकाउंट हमारे यहाँ पे 40,000 रुपये से हमारी बुक्स में है। हमने कहा तुम 38,000 का भुगतान कर दो, हम तुम्हारा पूरा अकाउंट सेटल कर देंगे, यानी कि 2,000 रुपये हमने उस आदमी को डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो हमारा काम है अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके अमाउंट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अकाउंट कितने अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो नकद है हमें कितना आने वाला है, हम 38,000 में अकाउंट को सेटल्ड कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे 38,000 रुपीज तो हमारा नकद का अकाउंट हो गया। दूसरा जो अकाउंट है जो इफेक्ट कर रहा है वो है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो अकाउंट है वो 2,000 रुपए से इफेक्ट कर रहा है, और वो डायरेक्ट अंदर देके उन्होंने बोला कि 40,000 बाकी है, 38 का पेमेंट कर दे, हम अकाउंट सेटल्ड कर देंगे। इसका मतलब ये डिस्काउंट हमने उससे जल्दी कलेक्शन लेने के पर्पज से दिया है, तो कैश डिस्काउंट बिल्कुल हमारी बुक्स में आता है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो तीसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ वो हुआ मिस्टर अखिल का अकाउंट। मिस्टर अखिल का अकाउंट, और अखिल का अकाउंट कितने से सेटल हो रहा है, 40,000 रुपीज से 40,000 रुपये से इफेक्ट हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके ऊपर रूल लगा देते हैं, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए बात करते हैं नकद का जो अकाउंट है हमारा, वो हमारा कौन सा अकाउंट हो गया भैया, रियल अकाउंट हो गया। और जब भी पैसा आएगा, कम्स इन वाली स्थिति होगी या गोज आउट वाली स्थिति होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पैसा प्राप्त हुआ है ना, अखिल ने हमें भुगतान किया है, और अखिल ने हमें भुगतान किया है तो कम्स इन वाली स्थिति है, इसके लिए मैंने इस अकाउंट को डेबिट करना है, कोई दो राय नहीं। दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट हुआ है वो हुआ है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया भैया, मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, ये मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। जब भी इनकम या एक्सपेंसेस की बात करेंगे मैं इस अकाउंट को डेबिट करता हूँ, इनकम और रेवेन्यू की बात करेगा तो मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूँ। यहाँ पे कलेक्शन पर्पज के लिए मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ ये मेरे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, खर्चा हो गया इसलिए मैं इसे डेबिट करने वाला हूं। बात करते हैं अखिल का जो अकाउंट है, जो मिस्टर अखिल है वो पर्सनल अकाउंट है भैया, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जो होता है या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है, दो ही बात हो सकती है, तीसरा हो नहीं सकता। यहाँ पे अखिल ने हमें भुगतान किया है, मिस्टर जो अखिल है वो गिवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो जितना मेरा डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, कोई अकाउंट का क्लैश नहीं है। इट्स अ सिंपल केस ऑफ कंपाउंडिंग एंट्री। चलिए एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अखिल। नोट कीजिए आप जल्दी जल्दी में। चलिए एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट, कैश की क्या बात हुई भैया, 38,000 रुपये दीजिए, हम आपको डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, कितना कर देंगे, 2,000 रुपये का। और जो मिस्टर अखिल है इसने बात मान ली तो हमने उसका अकाउंट 40,000 रुपये से सेटल कर दिया। ट्रांजैक्शन की जो डेट है आप वो लिखना ना भूलें, इसके साथ में हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। चलिए बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप जल्दी से नोट कर दीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या कहता है। 4 तारीख का अकाउंट है। चलिए भैया
ये कहता है रिसीव फ्रॉम अमृत। अमृत नाम का एक आदमी है जिससे रिसीव हुआ है बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ ₹60,000। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अमृत। मिस्टर अमृत नाम का एक आदमी है जिससे हम 60,000 रुपये मांगते हैं। इसके अगेंस्ट में हमें 50,000 रुपये मिल गए। आप जबरदस्ती इसके अंदर डिस्काउंट को मत घुसेड़ देना। देखिए पिछले ट्रांजैक्शन में था कि 40,000 रुपये बाकी है, उससे कहा कि भी तू 38 का पेमेंट दे दे, 2,000 मैं तेरे को डिस्काउंट अलाउड करके तेरा अकाउंट क्लियर कर दूंगा। वहां सेटलमेंट की बात हुई है, अकाउंट के सेटलमेंट की बात हुई है, यहां एक जानकारी दी है, दोनों में फर्क है। वहां कहा कि भी तू इतना पेमेंट दे दे और तेरे से नहीं मांगेंगे, यहां ऐसी कोई बात नहीं है। यहां सिंपल सी बात है कि 60,000 उस आदमी से मांगते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है ना ऑन अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो लेजर है उस लेजर के अंदर हम उससे 60,000 रुपये मांगते हैं। ऑन अकाउंट का मतलब हुआ हमारी बुक्स में उस आदमी का एक अकाउंट है। बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है ऑन अकाउंट इसका मतलब अब इतना ही देना है, नहीं भैया। देने की बात जब आएगी या तो क्लियर कट वर्ड हो कि कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, या वर्ड हो कि उसका अकाउंट इतना पेमेंट लेके सेटल्ड कर दिया। आपको जबरदस्ती सेटल्ड नहीं किया। ये सामान्य सूचना है कि भैया 60 हमारे यहाँ पे एक अकाउंट है, उसका ऑन अकाउंट हमारे यहाँ पे एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर हम 60,000 रुपये उससे मांगते हैं, उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपये का उस आदमी ने भुगतान किया। तो जो 60,000 रुपये मांगते हैं ना उसका कुछ नहीं करना है हमारे लिए। ट्रांजेक्शन जिससे वो अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है, जिससे बुक्स में लेके आना है, दैट इज 50,000 ओनली। तो ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन हो गया। अमृत से आपने बाई चेक रिसीव किया, चेक रिसीव हुआ मतलब मेरे पास एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो गया और मिस्टर अमृत का अकाउंट हो गया। चलिए तो 2 अकाउंट हो गया, एक तो मिस्टर अमृत का अकाउंट हो गया और दूसरा जो अकाउंट मिला वो मिला मुझे बैंक का अकाउंट। अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे 60,000 से कुछ नहीं करना है, 50,000 बुक में लेके आऊंगा। अमृत का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, अगर रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। अमृत ने मुझे भुगतान किया है, बात समझना, जब अमृत ने मुझे भुगतान किया है तो जो अमृत है वो गिवर की पोजीशन में, इसके लिए मैं उस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो बैंक मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है, अगेन या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखिए मेरे बैंक में ये पैसा प्राप्त हुआ है और मैंने कहा मेरे बैंक में जब मेरा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स माय बैंक अकाउंट इज इन रिसीवर पोजीशन। ठीक है भैया, तो बैंक रिसीवर की पोजीशन में हो गया, इसके लिए मैंने से डेबिट कर दिया। एंट्री क्या हो गई जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत, बस बैंक अकाउंट डेबिट अमृत। अमाउंट जो है 60,000 का हमें कुछ नहीं करना है, पड़ा रहने दो, बस 10,000 रुपये बाकी रहेंगे। जब फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा उस दिन से एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन की डेट लिखिएगा। नरेशन क्या मिलेगा हमें, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। चलिए भैया हो गया, या बीइंग चेक रिसीव्ड लिख लीजिए तो भी एक ही बात है। बीइंग अमाउंट की जगह आप चेक लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है 5 तारीख का। कैश पेड ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हीज। हमने पेड किया, देखिए पेड कैश, हमने नकद का भुगतान किया है। कितना किया है इतनी देर हम अलाउ कर रहे थे, अभी हम रिसीव कर रहे हैं। चलिए एक मिनट में इसको सही कर देता हूं जरा। चलिए ओके, पढ़िए जल्दी से ट्रांजेक्शन को। क्या कहता है ट्रांजेक्शन, कहता है पेड कैश 39,000, हमने भुगतान किया है 39,200 सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। सुरेश देखिए नकद का अकाउंट मिला,
अकाउंट ढूंढ लीजिए, नकद का अकाउंट मिला, सुरेश का अकाउंट मिला, चलिए तीसरा अकाउंट कौन सा मिला, क्या कहता है, सेटलमेंट ऑफ ड्यू, उसके यहां से कुछ पैसा बाकी था, उस पैसे पे हमने 2% डिस्काउंट अवेल किया है। जब हमने भुगतान किया है इसका मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है यहां पे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा अमाउंट हो गया। अब कितना मिला, वो कहता है कि जो भी सुरेश के साथ ड्यू था, मान लीजिए सुरेश के साथ 100 रुपए हमारा ड्यू था, एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो एजम्पशन कैसे लिया, मान लीजिए सुरेश के साथ 100 रुपीज ड्यू था आपका, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट दिया, ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तो जो पीछे अमाउंट वो हुआ ना, वो 98 रुपीज के इक्विवेलेंट हुआ, और हमने भुगतान कितना किया 39,200। चलिए 39,200 इक्वल टू क्या हो गया 98 के बराबर। तो 100 के बराबर कितना था भैया, या फिर लिखा दीजिए कि 2 के बराबर कितना था, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल ड्यू था वो था 40,000 रुपए, और मुझे जो डिस्काउंट मिला 2%, तो इसका 40,000 का 2% कितना हो गया 800 रुपए। तो यहां फिर से छोटी सी कैलकुलेशन, सबसे पहले उस अमाउंट को आइडेंटिफाई करना जिसको कि बुक्स में लेके आना है। यहां पे सूचना दे दी कि भैया 39,200 रुपीज आपने कैश क्या किया है, रिसीव्ड पेड किया है, आपने भुगतान किया है। परंतु जो सुरेश था उसका जितना भी अकाउंट था, जितना भी आपका ड्यू था, उस पे आपने 2% डिस्काउंट रिसीव करके अकाउंट को सेटल कर दिया। तो हमारे पास एक छोटी सी कैलकुलेशन थी कि जो सुरेश का जो अकाउंट है, सुरेश ही नाम है ना, चलिए भैया हाँ ओके, तो जो सुरेश का अकाउंट है वो हमारी बुक्स में कितना था। तो ये क्लास 7th और 8th की कैलकुलेशन है कि मान लीजिए 100 रुपए एजम्पशन हो गया हमारा कि 100 रुपए ड्यू थे, उसके ऊपर 2 रुपए का उसने क्या किया भुगतान कर दिया, सॉरी डिस्काउंट अलाउड किया। तो यानी कि हमने जो भुगतान किया वो इक्विवेलेंट हो गया 98। तो मेरा जो भुगतान किया हुआ अमाउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 98। अब मुझे मेरा ड्यू अमाउंट निकालना है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और अगर मुझे डिस्काउंट को रिसीव करना है समझना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से क्लास 7th और 8th में होती है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो अकाउंट के साथ साथ जो मुझे अमाउंट की बात करी, अमाउंट यहाँ मिला 39,200। सुरेश का जो अकाउंट है मेरे यहाँ से 40,000 से एडजस्टमेंट हो गया है, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ मुझे 800 रुपीज़ का हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा अकाउंटिंग पार्ट तो यहाँ शुरू होता है भैया। चलिए अब मैं बात करता हूँ कौन सा अकाउंट कौन सा है, और साथ साथ में इसके रूल्स क्या है। तो जो नकद का अकाउंट है, कैश का जो अकाउंट है, जो नकद का अकाउंट है दैट इज रियल अकाउंट, रिसीव कम्स इन, अगर पैसा आएगा तो मैं उसे डेबिट करूंगा, और अगर पैसा जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूं। मैंने भुगतान किया है, देखिए सुरेश को, मैंने जब सुरेश को भुगतान किया है तो मेरे यहां से पैसा गया होगा, इसके लिए मुझे इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसी के साथ बात करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन कौन सा अकाउंट हो गया भैया, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि अगर आप इनकम और लॉसेस की बात कीजिए तो डेबिट कर दीजिए, इनकम और रेवेन्यू की बात करते हैं तो सॉरी एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं तो डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप क्रेडिट कर दीजिए। हमने पेमेंट करके डिस्काउंट रिसीव किया है, इसका मतलब हमारे बिजनेस के लिए ये इनकम हो गई, इसके लिए मुझे इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। सुरेश का जो अकाउंट है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है भैया, ठीक है। सुरेश का जो अकाउंट है ये हमने कहा पर्सनल अकाउंट है। हर क्वेश्चन के अंदर हर ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखिए हमने भुगतान किया है सुरेश को, सुरेश रिसीवर की पोजीशन में है। सुरेश रिसीवर की पोजीशन में है कैश अमाउंट से, और साथ ही साथ डिस्काउंट रिसीवर को हमने क्या कहा एज्यूम कर लिया कि इतना रिसीव कर लिया होगा। इसका ऑलरेडी बहुत अच्छा जवाब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच में दे चुका हूं कि क्यों सुरेश का अकाउंट पूरा का पूरा 40,000 से सेटल्ड किया जाता है, क्योंकि उतनी की एसेट्स उतनी की
हमने भुगतान कर दिया है ना, तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है, इसके लिए मैंने इस अकाउंट को डेबिट किया। तो चलिए सुरेश जो है वो रिसीवर की पोजीशन में आ गया, इस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। एंट्री क्या मिल रही है? एंट्री मिल रही है सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। किसी भी तरह का डेबिट के अमाउंट जितना हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, कहीं पे कोई मुझे क्लैश नहीं मिल रहा है, और अगर क्लैश नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए मैं एंट्री क्या लिखूंगा, देखिए मैंने एंट्री क्या लिखी, पैसा सुरेश ने रिसीव किया है, सुरेश अकाउंट डेबिट, अमाउंट मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, टू कैश में भुगतान किया है, चलिए 39,200, टू मैंने डिस्काउंट अलाउड कर लिया, सॉरी डिस्काउंट रिसीव कर लिया, कितना 800 रुपीज़ का। ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो भी आप मेंशन कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। चलिए आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, देखिए अगला ट्रांजेक्शन आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, से मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए पेड बाय चेक, मैं पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर। मेहर नाम का पर्सन है जिसको कि हमने भुगतान किया है। मेहर नाम का पर्सन है जिसको कि हमने पेड बाय चेक किया है 25,000 रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। वेरी सिंपल, मेहर का जो अकाउंट है हमारी बुक्स के अंदर, मेहर का जो अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट हो गया? मेहर का जो अकाउंट है ये मुझे इजीली मिल गया, मिस्टर मेहर का अकाउंट, और उसका ड्यू कितना है 26,000, ये भी बता दिया क्वेश्चन ने। कैसे भुगतान किया है? चेक से भुगतान किया है। चलिए बैंक का अकाउंट हो गया, बहुत सिंपल, कितना भुगतान किया 25,000 रुपीज, और आपने 25,000 रुपीज का पेमेंट करके पूरा अकाउंट सेटल्ड कर दिया है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? सिंपल सा मीनिंग हुआ कि आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है भैया, तो तीसरा जो अकाउंट हो गया इफेक्ट, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। देखिए रिपीटेशन ही है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। डिस्काउंट रुपीज 1,000 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेहर नाम का पर्सन है हमारी बुक्स में 26,000 रुपए से ड्यू है, हमने 25 का भुगतान किया और कहा भैया अब इतना ही देंगे। वो सामने वाली पार्टी एग्री हो गई, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, हमें अकाउंट मिल गए, अमाउंट मिल गए। जल्दी से आप ट्रांजेक्शन को, मेहर जो है वो कौन से नेचर का अकाउंट हो गया? ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होता है या क्वेश्चन के अंदर गिवर की पोजीशन में होता है। हम भुगतान कर रहे हैं मिस्टर मेहर को, तो वो हो गया भैया डेबिट। हमारा जो बैंक अकाउंट है ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, ये हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है, तो या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या गिवर की पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे जब मेरे बैंक से भुगतान में करता हूँ ये मेरे लिए गिवर की पोजीशन है। ठीक है भैया, तो ये मेरे गिवर की पोजीशन हो गई, इसके लिए मैंने इसे क्रेडिट करना है। डिस्काउंट जो मैंने रिसीव किया है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इनकम और लॉसेस को मैं डेबिट करूंगा, सॉरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करूंगा, इनकम और रेवेन्यू को मैं क्रेडिट करूंगा। तो अब बात करते हैं, हमें डिस्काउंट मिला है, हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो ऐसी स्थिति में मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं। जल्दी से मैच कर लीजिए कि डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के साथ क्लैश नहीं हो रहा है, दोनों बिल्कुल इक्वल जा रहे हैं। तो हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम में यही कहता है कि जितने से ट्रांजैक्शन डेबिट होगा
उतने से ही आपको क्रेडिट होता है। इसका मतलब कोई अकाउंट का आपस में क्लेश नहीं है। इट्स अगेन अ सिंपल केस ऑफ कंपाउंड एंट्री। आप चाहिए तो अलग अलग कर लो, कोई बात नहीं। मैंने एंट्री क्या करनी है, देखिए मेरी एंट्री हो गई मेहर अकाउंट डेबिट, मेहर अकाउंट डेबिट इफेक्ट होगा 26,000 रुपीज़ से। मेरा बैंक से भुगतान हुआ है तो टू मैंने बैंक लिख दिया, मैंने 25,000 रुपीज़ बैंक से भुगतान किया है। उसके बाद में टू मैंने क्या लिखना है, डिस्काउंट रिसीव। चलिए भैया ये मैंने रिसीव कर लिया 1,000 रुपये। ट्रांजैक्शन की डेट आप लिख लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट बैंक से किया है ना, ओके, बीइंग अमाउंट पेड या चेक पेड। चलिए चेक लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चेक पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, ये हमारा नरेशन हो गया। आप जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, मैं बढ़ जाता हूं हमारे से। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है हमें, पेड रुपीज 25,000 तो योगेश बाई चेक ऑन अकाउंट। चलिए भैया योगेश को 25,000 रुपीज का भुगतान किया है उसके अकाउंट, क्योंकि अकाउंट का मतलब ये हुआ कि वो पहले से हमसे ड्यू है। यहाँ जो अकाउंट का मतलब है ना, वो आपको डायरेक्ट सेटलमेंट जैसा शब्द यूज नहीं करना है। ऑन अकाउंट वर्ड का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ पे उसका ऑलरेडी एक अकाउंट है और उस अगेंस्ट अकाउंट के अगेंस्ट पे आपने पेमेंट किया है। देखिए अकाउंट के अगेंस्ट में सेटलमेंट करने का मतलब ये हुआ कि आपने उस अकाउंट को क्लियर कर दिया। यहाँ पे जब ऑन अकाउंट वर्ड होता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे लेजर के अंदर उसका एक अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पे या तो हमसे ड्यू है या हम उनसे मांगते हैं या वो हमसे मांगते हैं, ठीक है ना। और उस मांगने के अगेंस्ट में या तो आपने रिसीव किया है या आपने भुगतान किया है। पूरा रिसीव किया है ये शब्द कभी भी अपने मन से एज्यूम मत कर लेना, ठीक है ना भैया। तो सिंपल सी बात है कि पेड आपने भुगतान किया है 25,000 रुपीज का, किसको, योगेश को किया है बाई चेक। चलिए तो बाई चेक मेरा काम क्या था, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। तो योगेश का अकाउंट मिल गया और जो दूसरा अकाउंट मिला वो मिला मुझे मेरा बैंक का अकाउंट। मैंने फिर से कहा ऑन अकाउंट का मतलब सिंपल सा है, आपके बुक्स में एक अकाउंट है। अब उस अकाउंट के अगेंस्ट में या तो कभी आप रिसीव करते हो या आप भुगतान करते हो, ठीक है। जबरदस्ती डिस्काउंट जैसा या सेटलमेंट जैसा सब यूज नहीं करना, ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। चलिए योगेश की बात करेंगे। योगेश जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। मेरे क्वेश्चन के अंदर या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमने भुगतान किया है ना, हमने योगेश को भुगतान किया है, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में जो योगेश है वो रिसीवर की पोजीशन में आ रहा है, इसके लिए मैं उसे डेबिट करने वाला हूँ। बात करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगेन मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। ये मेरे लिए फिर से एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया। या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए जरा, यहाँ पे मेरे बैंक से भुगतान हुआ है, यानी कि मेरे बैंक ने भुगतान किया है, मेरा बैंक का बैलेंस डाउन हो गया, मेरा बैंक जो है वो गिवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए मैं इसे क्रेडिट करूंगा। मुझे ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या मिल गई, योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है। योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है 25,000 रुपीज। चलिए भैया 25,000 से आप डेबिट कीजिए, 25,000 रुपीज से आप क्रेडिट कीजिए, जो भी डेट है वो भी मेंशन कीजिए। साथ ही साथ आपको नरेशन लिखना है, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। अब ये अमाउंट बैंक के थ्रू पेमेंट है, ये हिंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। योगेश को बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए आते हैं, परचेज गुड्स, माल खरीदा है भैया अभी हमने। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 3%। अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 3%, मतलब ये हुआ 1 लाख रुपए का माल आपने खरीदा है,
कॉस्टिंग अगेंस्ट चेक का मतलब ये हुआ, अगेंस्ट चेक जो शब्द है ना, यहां अगेंस्ट चेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगेंस्ट चेक आपने 3% डिस्काउंट अवेल किया है, इसका मतलब आपने ये सामने वाली पार्टी को बोला है कि भैया मैं नकद में पेमेंट करूंगा अगर तू मुझे डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड नहीं है, ये पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट की बात करके डिस्काउंट लिया जाता है, और जब पेमेंट की बात करके डिस्काउंट लिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो डिस्काउंट चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, 2 अलग अलग वीडियो रिलीज कर चुके हैं, वहां से वापस अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो पहले वो रीड करके आ जाइए। तो मीनिंग ये हुआ 1 लाख का माल है, कैश डिस्काउंट मिला है 3000 रुपये, जिसके अगेंस्ट में हमें सिर्फ 97,000 रुपीज का भुगतान करना है। भैया पहला काम ही यही होता है, उस अमाउंट को आइडेंटिफाई करना जिसको की बुक्स में लेके आना है, और फिर वो अमाउंट कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा उन अकाउंट को ढूंढना है, और फिर डेबिट क्रेडिट का रूल लगा दीजिए, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे मुझे एक परचेज का जो अकाउंट मिला है, एक तो अकाउंट जो मिल रहा है वो परचेज का अकाउंट मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये जो माल है ना, ये है 1 लाख रुपीज का। ये जो माल है ये कोई ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है, 1 लाख रुपीज का माल है, ये बाकायदा कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है अगेंस्ट चेक पेमेंट वी अवेल दिस डिस्काउंट। तो यानी कि ये कैश डिस्काउंट का हिंट है, इसको जबरदस्ती आप ट्रेड डिस्काउंट मत मान लेना। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा अकाउंट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मेरा बैंक का अकाउंट, क्योंकि मेरा भुगतान बैंक से हुआ है 97,000 रुपीज का, क्योंकि 1 लाख का माल सामने वाले ने बोला नकद में या चेक से पेमेंट करेगा तो मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे बैंक से जो पेमेंट निकलेगा ना वो 97 ही निकलेगा। और तीसरा जो अकाउंट हो गया वो अकाउंट हो गया डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमें होगा 3,000 रुपये का, अगर हम 97,000 रुपीज का चेक से पेमेंट करेंगे। अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, अमाउंट आइडेंटिफाई हो गए। अच्छे से वापस देख लीजिए, क्या अमाउंट वाइज कोई क्लैश तो नहीं हो रहा है? कोई क्लैश मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए तो रूल लगाइए। परचेज अकाउंट मेरा बिजनेस के लिए क्या हो गया भैया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। रूल क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मेरे बिजनेस के लिए जब मैं माल खरीदूंगा, ये बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है, इसके लिए मैं इस अकाउंट को डेबिट करने वाला हूँ। बैंक की बात करूंगा, बैंक का जो अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया? ये मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। या तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। मेरे यहाँ पे मेरे बैंक ने भुगतान किया है, यानी कि मेरा जो बैंक है फिलहाल यहाँ पे क्रेडिट की होने की स्थिति है, क्योंकि वो गिवर की पोजीशन में है। डिस्काउंट रिसीव जो है मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। ये मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मुझे डिस्काउंट मिला है, मेरे बिजनेस के लिए एक ये इनकम की बात कर रहा है, इसके लिए मुझे क्रेडिट करना है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या डेबिट और क्रेडिट के लिए कोई क्लैश तो नहीं है? देखिए 1 लाख डेबिट होने के लिए जा रहा है, 97,000 रुपीज़ क्रेडिट के लिए बोल रहा है, और ये क्रेडिट के लिए बोल रहा है, यानी कि जितना अमाउंट डेबिट के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है उतना ही क्रेडिट करना है। किसी तरह का क्लैश नहीं है। एंट्री क्या मिल गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। चलिए एंट्री मिल गई भैया, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू बैंक, और टू मैंने क्या लिखा? डिस्काउंट रिसीव। चलिए 97,000 मेरा बैंक से भुगतान हुआ है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट अवेल, बस जिसका भुगतान किया, बीइंग गुड्स परचेज माल खरीदा, एंड डिस्काउंट
अवेल, ये हमारा नरेशन हो गया। ट्रांजेक्शन की डेट भी आप लिखना ना भूले जरा भी। मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए जरा क्या कहता है। जल्दी से रीड आउट कीजिए। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। चलिए भैया, 60,000 रुपये का जो माल है वो आकाश एंड कंपनी से परचेज किया है। बात समझना, पहला अकाउंट जो मिल रहा है वो आकाश एंड कंपनी का मिल रहा है। 60,000 रुपये की बात कर रहा है। चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। इस बात का क्या ट्विस्ट है? तो जो आपने माल परचेज किया है ना, वो तो 60,000 रुपीज का, इसमें कोई डाउट नहीं है। माल जो आपने परचेज किया है वो है 60,000 रुपीज का। बात समझिएगा, मैं इसको दो तरीके अलग अलग एंट्री करके भी कर सकता हूं और एक सिंगल एंट्री करके भी कर सकता हूं। तो मैं आपको अलग अलग एंट्री करके बताता हूं, फिर मैं उसको तोड़ के बताऊंगा और फिर मैं उसको कंबाइन करूंगा वापस कि आप इसको कंपाउंड एंट्री में से कर सकते हैं। 3 तरीके से इसको अपन करेंगे। समझना पहली बात। पहला ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स ₹60,000 फ्रॉम आकाश। तो पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ, आकाश से आपने 60,000 रुपए का माल खरीदा। ट्रांजेक्शन कहता क्या ये समझना, 60,000 रुपए का माल खरीदा, पेड 50% इमीडिएटली। 50% इमीडिएटली का मतलब ये हो गया 30,000 रुपए तो आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, और 30,000 रुपए ये तो हो गया कैश वाला अकाउंट, हाथों हाथ नकद में माल खरीद लिया। और ये हो गया क्रेडिट वाला अकाउंट, यानी कि उधार का ट्रांजेक्शन हो गया। यानी कि 30,000 रुपए जो है वो हो गया उधार। किसके साथ? आकाश के साथ। 60,000 रुपए का माल है, 30,000 रुपए आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो और 30,000 उसका बाकी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उधार ट्रांजेक्शन हो गया, ये नकद ट्रांजेक्शन हो गया। अब एक बात बताइए, अब सिंपल सा बात है कि 50% देखिए, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। अब ये 3% डिस्काउंट इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, ये इसके पे मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नकद भुगतान के कारण आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप नकद भुगतान जो है वो 30,000 का कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं है भैया, ये बात ध्यान। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है जितना अमाउंट का आप भुगतान कर रहे हो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिला है। तो 30,000 इंटू 3% यानी कि 900 रुपीज का, यहाँ पे 900 रुपीज का एक डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि आपने कहा भाई मैं 900 रुपीज, सॉरी ये 900 रुपीज हो गए, यानी कि आपको 29,100 का ही भुगतान करना है। ये तो ऐसा कैसे खड़ा रहेगा? हमने क्या बोला, कैश डिस्काउंट का मतलब ऐसा डिस्काउंट जो भुगतान करने की कंडीशन पे मिलता है। तो आप 50% डिस्काउंट करते, देखो 50% पेज 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। 3% है, सॉरी, हाँ ठीक है। 30,000 इंटू 3% का मतलब हो गया 900, पीछे जो है 29,100 हमें नकद में भुगतान करना। ये हमने ट्रांजेक्शन का एक ब्रेक कर दिया जिससे हमको और अच्छे समझ में आए। अब मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं पूरा जो है, देखिए मुझे अकाउंट कौन सा मिला, एक आकाश का अकाउंट मिला, एक मेरे नकद का अकाउंट मिल गया, कैश का अकाउंट मिल गया, ठीक है, और एक मुझे परचेज का अकाउंट मिल गया, और चौथा जो है मुझे डिस्काउंट का अकाउंट मिल गया। ये 4 अकाउंट मुझे यहाँ मिल गए। तो कहाँ पे कितने अमाउंट की एंट्री करनी है, अब मैं इसको ब्रेक करके कर सकता हूँ। पहली अगर मैं बात करूँ कि नकद में माल खरीदा, अगर इस ट्रांजेक्शन की बात करूं, अगर मैं यहां तक की बात करूंगा तो ये मेरे लिए एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। देखिए ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया कि भाई 30,000 रुपए का माल आकाश से खरीदा, 30,000 रुपए का माल आकाश से खरीदा नकद में। तो क्या आकाश के अकाउंट को लाने की जरूरत है?
क्योंकि जो आकाश का अकाउंट है वो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी दिया कि क्वेश्चन के अंदर रिसीवर और गिवर दोनों की कंडीशन में आ रहा है 30,000 रुपीज के लिए 30,000 का माल वो सप्लाई कर रहा है और सामने उसको पेमेंट भी हाथों हाथ मिल रहा है। तो आकाश के अकाउंट को हम यहाँ स्केप कर सकते हैं। मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, बात समझना, ठीक है। तो आकाश के अकाउंट को स्केप कर दूं तो मेरे पास सिंपल एंट्री क्या हो गई, माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। आकाश को कहीं लेने की जरूरत नहीं है, पर ये जो अकाउंट है ना, यहाँ पे मुझे आकाश के अकाउंट को लेके आना पड़ेगा क्योंकि उधार का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखता हूं ताकि बोर्ड में पूरा कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। परचेज का जो अकाउंट है वो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है 30,000 रुपीज से, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 900 रुपीज और ये हमने भुगतान कर दिया 29,100। ठीक है भैया, तो यहां पे मेरी जो एंट्री हो गई, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, आकाश से नकद में माल खरीदा। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन में भी मैंने आपको पहले वाले एग्जामिनेशन में भी और उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जहां पे मैंने कहा आकाश के अकाउंट को मैं लेके नहीं आऊंगा क्योंकि वो रिसीवर की पोजीशन में है और गिवर की पोजीशन में भी है, इसलिए मैं एज पर एडिशनल रूल 3 उसको रिमूव कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, देखिए मेरी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। क्यों किया, परचेज कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज कौन सा अकाउंट है, बिजनेस के लिए, हमारे अकाउंट बिजनेस के लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए मैं डेबिट कर दिया। ठीक है, टू मैंने जो नकद का भुगतान किया है, ठीक है ना, वो मैंने 29,100 किया है, वो भी लिख लीजिए। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये मेरा 900 हो गया। ऑलरेडी देखिए प्रीवियस ट्रांजेक्शन है, इसमें मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है, एज इट इज कॉपी हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर लिए, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं सेकंड वाला जो पार्ट है 30,000 रुपीज, जो सिंपल क्या हो गया कि आकाश से माल खरीदा, उधार, आकाश से माल खरीदा, कोई है ही नहीं, ट्विस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो भैया परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू आकाश। तो कहां मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंबाइंड सॉरी अलग अलग एंट्री हो गई अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को अलग अलग वे से लिखूं। अब आपकी इच्छा है कि सर मैं इसको पूरा एक साथ ही लिखूं, क्यों अलग अलग लिखूं, आप इसको कंपाउंड भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए एंट्री क्या हो गई हमारी, दोनों ही ट्रांजेक्शन में समझिएगा, जो परचेज का जो अकाउंट है वो 30,000 रुपीज से इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे और 30,000 यहाँ हो गई, दोनों ही साइड में डेबिट हो रहा है। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ रेड कलर में, आपको समझ में आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया भैया, 60,000। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 यहाँ डेबिट हो रहा है और 30 यहाँ डेबिट हो रहा है। आपको अलग अलग लगे, अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपाउंड करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश का अकाउंट कितने से इफेक्ट हो रहा है, 30,000 रुपीज से, लिख लीजिए। टू कैश आपने जो भुगतान किया 29,100 में, वो भी लिख लीजिए। और साथ ही साथ टू लिख दीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड 900 रुपीज, वो भी मेंशन कर दीजिए। तो डेबिट कितना हो रहा है, 60,000 रुपये से, 60,000 रुपये से क्रेडिट। तो मेरे हिसाब से आप चाहे कंपाउंड एंट्री कर लीजिए या अलग अलग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। यहां नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, यहां हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट अवेल्ड। ये हमारा नरेशन हो गया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ता हूं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। माल बेचा है भैया 30,000 रुपए का, 30,000 कॉस्ट, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक। 30,000 का माल बेचा है भैया आपने, 30,000 का माल बेचा है किस चीज के लिए, 2% अगर वो भैया चेक से पेमेंट करता है तो। ठीक है, तो 30,000 रुपए का जो हो गया
हमारा सेल्स का अकाउंट 2000 रुपये हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, बेचा है ना हमने, तो हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, यानी कि हमें 30,000 का 2% मतलब हो गया 600 रुपीज़। चलिए वापस लिख देता हूँ मैं, 30,000 रुपये से का माल कितना परसेंट है भैया, 2% है। चलिए 600 रुपीज़ डिस्काउंट, पीछे कितना बच गया 29,400, ये अमाउंट हो गया जो हमें बैंक में मिलने वाला है। बैंक अकाउंट मिल गया भैया, गुड्स सोल्ड सेल्स का अकाउंट मिल गया, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड वाला अकाउंट मिल गया, 3 अकाउंट मिल गए। काम क्या है, ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़ो, अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। अकाउंट को आइडेंटिफाई करते समय साथ साथ में ये भी देखना है कि वो जो अकाउंट है कितने अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है। चलिए बात करते हैं। पहला अकाउंट सेल्स, माल कितने का है भैया, माल है 30,000 रुपीज़ का। चलिए जल्दी से नोट डाउन करते जाइए आप भी साथ साथ में। 30,000 रुपीज़ का माल है, आपने बेचा है। सेकंड जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो जो यहाँ पे है वो हमने, हमारा बैंक अकाउंट है, क्योंकि हमने माल बेचा है तो हमारा बैंक में पैसा कितना आने वाला है 29,400, और हमने डिस्काउंट अलाउड कितना कर दिया, डिस्काउंट अलाउड ये जो है वो 600 रुपीज़ हो गया। तो अकाउंट मिल गए, अकाउंट मिल गए, उनके अमाउंट मिल गए। अब रूल लगा लीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल रूल लगा दीजिए। सेल्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया भैया, सेल्स का जो अकाउंट है वो हमारे लिए हो गया नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि भैया इनकम और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मेरे बिजनेस के लिए सेल्स हुई है, मेरे लिए रेवेन्यू वाली बात हो गई, तो मुझे उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसी तरह से बात करते हैं बैंक के अंदर। बैंक में भुगतान हुआ होगा, बैंक में मतलब पेमेंट आया होगा, हमने माल बेचा, हमारे बैंक में पेमेंट आया है। तो बैंक जो अकाउंट है वो हमारे लिए कौन सा नेचर है भैया, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। चलिए ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट, नॉमिनल ने गलती से बोल दिया, सॉरी, इट्स माय पर्सनल अकाउंट, ये मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। मैंने माल बेचा है, मुझे पैसा मिला है, मैंने माल बेचा है, मुझे पैसा मिला है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि क्वेश्चन के अंदर वो रिसीवर की पोजीशन हो गया, मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह से डिस्काउंट, हमने जब माल बेचा, हमने पार्टी को डिस्काउंट अलाउड किया, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड जो है मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये मेरे लिए एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर क्या बोलता है कि भैया एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। हमने जब डिस्काउंट अलाउड किया, हमारे लिए बिजनेस के लिए ये एक हो गया खर्चा, बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये खर्चा हो गया, इसके लिए मैंने इसे डेबिट करना है। एंट्री क्या मिल गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए भैया आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी साथ में। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 600 का डिस्काउंट अलाउड, 29,400 बैंक में पैसा आया। सेल्स जो आपने बुक की है वो 30,000 रुपीज़ की है, ठीक है। ट्रांजेक्शन की डेट लिखना ना भूलें। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया हमारा नरेशन। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए ज़रा क्या कहता है।
सोल्ड गुड्स ₹60,000 टू विमल, रिसीव 50% ड्यू अमाउंट, अलाउ 2% डिस्काउंट। ठीक है भैया, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹60,000 टू विमल, अभी जो हमने पहले परचेज वाला ट्रांजेक्शन देखा था उसकी कॉपी है, बस यहाँ माल हम सेल कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹60,000 टू विमल, 60,000 टू विमल, आपने माल बेचा है भैया। गुड्स सोल्ड टू विमल 60,000 टू विमल, विमल receive 50% of due, receive 50% of due, allowing 2% कैश डिस्काउंट। चलिए अकाउंट कौन सा है, देखिए माल बेचा, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो इस ट्रांजेक्शन में आए हैं। सबसे पहला काम ये हो गया, चलिए माल बेचा यानी कि सेल्स वाला अकाउंट हो गया, विमल के साथ ये ट्रांजेक्शन हुआ है, दूसरा अकाउंट हो गया। ठीक है, ड्यू अलाउड डिस्ट्रिक्ट और 60,000 रुपीज नकद में मिल रहा है, बैंक का कोई हिंट नहीं है भैया। ये जो रिसीव हो रहा है अमाउंट रिसीव, चलिए अलाउइंग। ठीक है, तो एक कैश का अकाउंट हो गया जो इफेक्ट हो रहा है, और एक डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने माल बेचा है तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। चलिए ये 4 अकाउंट जो है मुझे उस ट्रांजेक्शन में मिल रहे हैं। मैं ट्रांजेक्शन को ब्रेक कर सकता हूँ 2 तरीके से, जो अभी अभी हमने कहा था। 60,000 रुपीज है, 50% जो है वो नकद की सेल है, बहुत सिंपल है। इस ट्रांजेक्शन को ब्रेक कीजिए, 50,000 रुपए की जो सेल है उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। पहला क्या हुआ, नकद में माल बेचा विमल से, अगर नकद से विमल को बेचा है उस केस में विमल के अकाउंट की कोई अहमियत नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। और रिमेनिंग जो है एक सेल्स है विमल के साथ 50%। ठीक है, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था उसी वे से पहले तो अमाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टोटल जो सेल है ये 50,000 रुपये की है। चलिए भैया, यानी कि सेल्स का जो अकाउंट है वो 50,000 रुपये से इफेक्ट होगा। इस 50,000 का देखिए 50% जो है यानी कि 25,000 की बात अलग होगी और 25,000 की बात अलग होगी। 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, 50% यानी कि ये 25,000 रुपीज है, इसके अगेंस्ट में हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, पर कंडीशन ये है कितना परसेंट, 2%, यानी कि 50,000 इंटू 2%, 1,000 रुपये का, सॉरी 25,000 रुपीज इंटू 2% यानी कि 500 रुपीज, 500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया है, सब्जेक्ट टू वो जो पार्टी है वो 50% अमाउंट हमें दे दे। तो हमने कहा जो कैश डिस्काउंट होता है, ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सिर्फ उसी अमाउंट में दिया जाएगा जितना कि वो नकद भुगतान कर रहा है। तो उसने कहा 50% नकद भुगतान करूंगा अगर आप 2% डिस्काउंट देते हो। तो चलिए ये हो गया, 50% की बात हो गई। रिमेनिंग 25,000 रुपये ये सिंपल सेल्स की एंट्री हो गई उधार ट्रांजेक्शन की। हमने अभी अभी ऑलरेडी बहुत डिटेल इस ट्रांजेक्शन को देख लिए, तो मैं यहाँ इस ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए, सेल से 25,000 रुपीज़ की रूल ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे लंबा लेंथ को लंबा ना खींच के जल्दी से क्लोज करने की कोशिश कीजिए। तो 2 जो यहाँ जो मेरी सेल्स आई है दैट इज 25,000 रुपीज़। सेल्स कौन सा अकाउंट है भैया, मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और मेरी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। 2 सेल्स लिखा, ठीक है। नकद में मिला है मुझे तो कैश अकाउंट डेबिट, अब कितना मिल रहा है 24,500, 24,500, ठीक है भैया। नकद अकाउंट है, मेरे लिए कौन सा है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन आया है, इसलिए मैंने उसे डेबिट किया है। साथ ही साथ डिस्काउंट अलाउड मैंने किया है कितना, 500 रुपीज से डिस्काउंट अलाउड किया है, 500 रुपीज से डिस्काउंट अलाउड मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए डेबिट कर दिया। एंट्री मुझे क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट 24,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500, 2 सेल्स मेरी 25,000 रुपीज। ये पहला वो ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ मैंने विमल को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि यहाँ तक का ट्रांजेक्शन है। विमल ने देखो रिसीव क्या किया, माल, और भुगतान किया क्या, पेमेंट। तो रिसीवर की पोजीशन में भी है और गिवर की पोजीशन में भी है। तो मैंने आपने कहा एडिशनल रूल नंबर 3, एडिशनल रूल नंबर 3, जहां पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गिवर दोनों की पोजीशन बताए, वहां हम उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आते हैं। ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन अगर माने, ये 25,000 रुपये का सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। विमल को माल बेचा नकद में, अगर इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते कैसे करते वैसे ही आपको इसे करना है। रिमेनिंग जो 25,000 रुपीज है
ये प्योरली उधार ट्रांजेक्शन है विमल के साथ। विमल को आपने 25,000 का माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी भैया, विमल अकाउंट डेबिट, क्योंकि विमल ने माल रिसीव किया है। ठीक है, 25,000 रुपीज टू सेल्स 25,000 रुपीज। ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन हो गया। अगर मैं इसको कंपाउंड करके लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए एंट्री क्या बनेगी, देखिए मेरी एंट्री हो जाएगी, कैश कितने से इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 24,500। चलिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। ये अकाउंट आ गया, देखिए ये अकाउंट आ गया, ये अकाउंट आ गया। और डेबिट में क्या हो रहा है, विमल का अकाउंट आ रहा है। चलिए, विमल अकाउंट डेबिट ये कितना हो गया, 25,000, और ये सब मिलके मेरी सेल्स हो गई 50,000 रुपये की। टू सेल्स रुपीज 50,000 रुपीज। बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। बेहतर होगा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है भैया, यहां बात करेंगे, हमने कोई माल खरीदा है, परचेज 100 सोविल, देखिए 100 सोविल परचेज किए 3,000 की रेट से। अलाउड 10%, मित्तल ब्रदर्स से परचेज किए, देखिए मित्तल ब्रदर्स से हमने परचेज किए हैं, तो एक जो अकाउंट है मेरा मित्तल का आ गया, एक अकाउंट आ गया मेरा परचेज का अकाउंट। मैं साथ साथ में अकाउंट को भी आइडेंटिफाई करूंगा और साथ में ट्रांजैक्शन को ब्रेक करके एंट्री करता जाऊंगा। ठीक है ना भैया, ट्रांजैक्शन को ब्रेक करिए और एंट्री आगे से आगे करते जाइए। तो जो मुझे पहला जो हिंट आ रहा है वो आ रहा है, देखिए 3,000 रुपए की रेट है, 100 सोविल हो गया। ट्रांजैक्शन कितना हो गया भैया, कितना अमाउंट का गया, 100 इंटू 3,000 का मतलब ये हो गया 3 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। चलिए भैया, तो पहला काम जो था, मैं कुछ अमाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जिसको कि मुझे मेरी बुक्स में लाना है। ठीक है भैया, ये 100 सोविल है एट द रेट रुपीज 3,000, ये मेरी रेट हो गई, यानी कि 3 लाख का माल हो गया। ये तो मेरी बात हो गई, पर बात में क्या करना है, अलाउड, ये जो मित्तल है हमने परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है। फटाक से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है? हमारा आंसर है बिल्कुल नहीं। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सोविल तो पूरे तो रहेंगे ना, सोविल तो भाई पूरे पूरे रहेंगे, पर रेट के अंदर 10% का डिस्काउंट हो गया, तो 3,000 इंटू 10% मतलब ये हो गया कि 2,700 रुपीज से ही हमारी ये बिलिंग होने वाली है। तो 2,700 इंटू 100 सोविल, यानी कि टोटल हो गए 2,70,000 रुपीज। ठीक है भैया, तो जो मेरा इनवॉइस है वो मेरा इनवॉइस कैसे दिखेगा, देखिए इनवॉइस दिखेगा 100 एट द रेट रुपीज 3,000, टोटल हो गया 3 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 300 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, यानी कि मेरे कॉस्टिंग हो गई पर पीस की 2,700, तो 30,000 रुपीज मुझे ट्रेड डिस्काउंट हुआ। बाद में मेरी बिलिंग कितनी हो गई, 2,70,000 रुपीज। अगर मैं यहां ब्रेक कर लूं बात को, एंड 3% कैश पेमेंट इफ मेड विद इन 40 डेज। बात ये हुई है कि भैया आप पूरा पेमेंट 14 दिन के अंदर कर देते हो तो वो पार्टी हमें कैश डिस्काउंट भी अलाउड करेगी। तो फिलहाल मैंने जो गुड्स परचेज किया है मैं उसकी एंट्री एक बार करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इस बात को बाद में देखूंगा। यहाँ पे मेरे लिए एक सिंपल ट्रांजैक्शन है कि मित्तल से मैंने परचेज किया और जो प्राइस में परचेज किया 10% मुझे ट्रेड डिस्काउंट अलाउड हुआ, यानी कि मेरी बुक्स में मुझे सिंपल सी एंट्री मिली। जो मैंने परचेज का अकाउंट मिला
और दूसरा मिला मित्तल का। मैं ये कहूँगा कि मित्तल से माल खरीदा, मित्तल से माल खरीदा। अब आपको पता है जो मित्तल है वो पर्सनल अकाउंट है, गिवर की पोजीशन में, मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। मैंने माल खरीदा है, परचेज अकाउंट मेरे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए मैं उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि अब वो पूरी लिखूंगा तो बोर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रूल मैंने न जाने कितनी बार 500 ट्रांजेक्शन के अंदर रिपीट कर चुका हूँ, तो थोड़ा तो शॉर्टकट बनता है। चलिए भैया, तो मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मित्तल, ये मेरा पहला काम हो गया, टू मिस्टर मित्तल। और मुझे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है 2,70,000 और 2,70,000। यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज 100 सॉल @2,700, ये ध्यान रखना आपको, ये आपको भूलना नहीं है। नरेशन नोट डाउन कर लीजिए। अगला ट्रांजैक्शन जल्दी से नोट कर दिए, साथ साथ में मैं आपको आगे भी कहता जाऊंगा कि मेरे लिए इस लिमिटेड बोर्ड में पूरे ट्रांजैक्शन करना संभव नहीं होगा, इसलिए आप नोट्स डाउन साथ साथ में करते जाइए। अब बात करते हैं आगे। एंड बात ये थी कि भैया अगर आप 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे, मित्तल ने क्या बोला कि 14 दिन में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वो हमें 3% कैश डिस्काउंट अलाउड करेगा। तो आगे देखते हैं कि हम कितने दिनों में पेमेंट किया। अगर टाइम पे पेमेंट कर देंगे तो मित्तल हमें डिस्काउंट अलाउड करेगा, और नहीं पेमेंट किया तो नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। फिलहाल उस टाइम जब ये सौदा हुआ था ना, उस टाइम ये बात कही गई कि भैया 14 दिन में माल पैसा दे देना, हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। फिलहाल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 10% का डिस्काउंट मिला है, जिसको मैं मेरी बुक्स में लेके आ गया। 3% डिस्काउंट की मैं थोड़ी देर रुक के बात करता हूँ। मित्तल से जो भी रिसीव हुआ है, रिसीव्ड ब्रदर मित्तल रिसीव्ड 10 सॉल्स आर पुअर क्वालिटी विच इज रिटर्न। बहुत अच्छी बात है भैया। अब आपने ये जो कितने किए थे, 100 सॉविल परचेज किए थे, उसमें से इन 100 सॉविल में से कितने 10 सॉविल ऐसे थे जो बहुत गंदी क्वालिटी के थे, जो आपने रिटर्न कर दिए। तो ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स रिटर्न। ये सिंपल परचेज ट्रांजेक्शन, रिटर्न का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत है, ये सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया कि भाई आपने माल लौटाया, यानी कि गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न के अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक हो गया हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया भैया, परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा वो पार्टी जिसको रिटर्न किया है, यानी कि मित्तल का अकाउंट। ये दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो गए। परचेज रिटर्न जो है वो हमारे लिए कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। जब परचेज होती है तो डेबिट होती है, और चूंकि ये परचेज हमारी पका पकाया खर्चा कम हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर देना है। हम न जाने कितनी बार कर चुके हैं। मित्तल का जो अकाउंट है उसने गुड्स रिसीव किया है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर की पोजीशन में आ रहा है, इसके लिए मैं मित्तल का करूंगा, डेबिट करूंगा। तो मुझे एंट्री जो मिली सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन की, जो मैंने एंट्री अगर मैं कोशिश करूंगा तो वो जो मुझे मिल रही है वो यहाँ कर देता हूँ एक बार के लिए, देखिए। चलिए, वो एंट्री मुझे मिल रही है, मित्तल अकाउंट डेबिट, मित्तल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आपको पूरा लिखना है भैया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना है, गुड्स रिटर्न टू मित्तल। ये मेरा नरेशन भी मैंने यहां लिख दिया। अमाउंट कितना होगा, क्या 3,000 इंटू 10 सॉविल या कुछ और। भैया आपने इस ट्रांजैक्शन को इस वैल्यू से रिकॉर्ड किया ही नहीं है। हमने कहा जो आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया उसको भूल जाइए। आपके पास लागत जो है आपकी 2,700 रुपीज द अमाउंट जो आपकी लागत थी। तो जितने में माल आपने लिया है पार्टी से उतने से ही तो रिटर्न करोगे। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि तुमने मुझे 2,700 में दिया था, अब वापस मैं रिटर्न करता हूँ 3,000 में जमा कर ले। फिर तो यही काम करते रहो, परचेज करो, रिटर्न करो, हर बार आपको प्रॉफिट होता जाएगा। सामने वाला इतना भोला थोड़ी है। जो मिस्टर मित्तल है वो भी तो बिजनेसमैन है। यानी कि यहाँ पे
हमें जो अमाउंट रिकॉर्ड करना है वो हमारा 10 सोविल हो गया और 2700 रुपीज से ही रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि 27,000 से मुझे डेबिट होगा मेरा अकाउंट और 27,000 से ही क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने ब्रेक किया, अगेन यहां मैंने ब्रेक किया, तो मित्तल रिसीव 10,000 अप्रूव क्रेडिट विच इज रिटर्न, जो हमने मित्तल से माल रिसीव किया वो हमने रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपल सा मेरे एक परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन हो गया। देन मित्तल ब्रदर्स अकाउंट सेटल्ड फॉर द पेमेंट इन 10 डेज। अब ये जो मित्तल का जो अकाउंट था हमने 10 दिन के अंदर सेटल्ड कर दिया। मित्तल का जो अकाउंट है, मित्तल ने ये कहा था सेल होते समय, हमने जब उससे माल खरीदा, उन्होंने कहा था कि भैया अगर 14 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दोगे हम आपको 3% डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ये उन्होंने कहा था, हमने 10 दिन में भुगतान कर दिया, यानी कि अब भुगतान करते समय जितना भी हमारा पेमेंट उस पार्टी से बाकी है हम 3% डिस्काउंट अवेल करेंगे। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो मेरे यहाँ पे देखिए जो मित्तल का जो फिलहाल अकाउंट है वो क्या था, 2,70,000 रुपीज से पहले क्या था, जब मैंने परचेज किया था तो ये मिस्टर मित्तल का जो अकाउंट था हमारी बुक्स में था। इसमें से हमने ये तो देखो माल परचेज किया था तब ड्यू हुआ था, हमने परचेज रिटर्न कर दिया था 27,000 का माल, वो मैंने माइनस कर दिया। तो 2,70,000 माइनस 4,43,000 इज द ड्यू। अभी मित्तल हमसे कितना मांगता है, 2,43,000 रुपये ही मांगता है। ठीक है ना भैया, 2,43,000 ही मांगता है। तो अब हम भुगतान ये वाला अमाउंट करेंगे कि ये वाला करेंगे, इतने का माल खरीदा था वो पार्टी हमसे ड्यू है, परंतु हमने ये माल रिटर्न कर दिया तो उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है भैया, डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर। तो अब जो मित्तल का जो अकाउंट है वो सेटल करना है 2,43,000 से। इसका पेमेंट करते समय 3% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको जो नकद में भुगतान करना है ना वो करना है कितना, और डिस्काउंट भी रिसीव होने वाला है, डिस्काउंट रिसीव होने वाला है, दैट इज 3% ऑफ योर ड्यू अमाउंट। तो 2,40,000 आपका ड्यू है, 3% का मतलब हो गया 7,290। तो भुगतान कितना करना पड़ेगा, 2,35,710, 2,35,000 रुपीज, 2,35,710 का आपको भुगतान करना है, क्योंकि यहां पे उन्होंने कहा है कि 14 दिन के अंदर। अब देखिए यहां पे 10% डिस्काउंट वाली बात पे आ जाइए कि अगर आपने 14 दिन के अंदर भुगतान किया, पार्टी ने हमसे कहा अगर आपने 14 दिन के अंदर भुगतान किया हम आपको डिस्काउंट अलाउड करेंगे 3%। हमने 10 डेज में भुगतान कर दिया तो हमें क्या हो गया, 3% कैश डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो यहाँ पे देखिए मित्तल का जो अकाउंट होगा, ठीक है ना, मित्तल क्या हो गया, या रिसीवर की पोजीशन में हो गया। तो मित्तल जो रिसीवर की पोजीशन में है तो मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या करूंगा, मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट क्यों किया, मैंने आपको ऑलरेडी रूल बता दिया, क्योंकि मित्तल ब्रदर्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के पार्ट को मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मित्तल ब्रदर्स रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, इसलिए मैंने उसे डेबिट कर दिया। 2 मैंने नकद में भुगतान किया है, नकद जो है मेरे लिए रियल अकाउंट है, और व्हाट गोज आउट, अगर ये पैसा जाएगा उस केस में मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गया कितना, 235,710, और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है आपको भुगतान करते समय। तो भुगतान करते जब रिसीव्ड कितना हुआ, 7,290, और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, मेरे बिजनेस के लिए क्या है भैया, एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है ना, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, खर्चों को डेबिट कीजिए, इनकम को क्रेडिट कीजिए।
तो मेरे लिए इनकम हो गई, इसके लिए मैं क्रेडिट हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हुआ। पहले पार्ट में आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट अवेल्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड, एक ही बात है, डिस्काउंट अवेल्ड। चलिए आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला मैंने क्या देखा, देखिए समझिएगा मेरी बात। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए मैंने यहाँ तक का जो पोर्शन था जहाँ मैंने माल खरीदा, ये पहला ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया। फिर मैंने जो माल को रिटर्न किया पार्टी को, इसको मैंने सेकंड ट्रांजेक्शन बना दिया, ठीक है। और तीसरा जो मेरा पेमेंट का जो मैटर था, पेमेंट का मैटर था, वो पेमेंट को मैंने तीसरा ट्रांजेक्शन बना दिया। हो गया मेरे लिए काम इजी। बड़े ट्रांजेक्शन को आप टुकड़ों में डिवाइड करके धीरे धीरे कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जब लेजर पोस्टिंग के अंदर आपको अकाउंट बनाने आ जाएंगे, आपके लिए काम और इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। आप नोट डाउन कीजिए। अगला ट्रांजेक्शन जो मेरा है वो 13 नंबर है। देखिए चलिए वापस देखते हैं, लगभग उसी तरह का दिख रहा है मुझे, फिर भी रीड आउट करके समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है ये। चलिए सोल्ड टू गुप्ता सोल्स, जो मिस्टर गुप्ता है उनको आपने अभी सोल बेचे हैं भैया। वो पहले खरीदने की बात थी, अभी बेचने की बात है। चलिए क्या कहते बेचे आपने, सोल्ड टू गुप्ता सॉल्स 100 बेचे हैं, इसको भी 200 रुपए की रेट से। ऑन 4 जनवरी ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25,000। पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं। माल बेचा है, हमें रेट दे रखी है, 25% ट्रेड डिस्काउंट है उसके अंदर, ठीक है ना। और साथ में ये कहा है कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट विद इन द 14 दिन। अगर भैया पूरा का पूरा भुगतान अगर आप हमें 14 दिन के अंदर कर दोगे तो हम आपको पेमेंट दे रिसीव करते समय एडिशनल 5% का डिस्काउंट देंगे। खाली बातों से डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय आपने कह दिया कि 14 दिन में भुगतान कर दोगे, इसके लिए मैं आपको 5% डिस्काउंट अलाउड करूंगा। नहीं भैया, ये कैश डिस्काउंट है, जिस दिन पैसा देगा उस दिन अलाउ करेंगे। पता चला डिस्काउंट भी ले लिया और पैसा भी नहीं दिया, पूरा खा के बैठ गया। चलिए वहां पे बात हो गई। अभी स्पेसिफिक डेट दे रखी है और गुप्ता जो है सेंड 50% पेमेंट, अच्छी है 50% पेमेंट तो उस भैया ने 14 जनवरी को दे दिया है। 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ था, 50% जो पेमेंट है वो 14 जनवरी को दे दिया, बाकी जो है 10 फरवरी को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग पेमेंट है उसका जो भुगतान हुआ है ना, वो कितना हुआ है, वो कितना हुआ है भैया, वो 14 डेज के बाद हुआ है। तो हम कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे। जितना पेमेंट, ट्रांजेक्शन समझना मेरी बात, पहला तो हो गया हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, बहुत सिंपल है, ट्रेड डिस्काउंट को हटाना रिकॉर्ड करना है। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, वहां पे हमने माल बेचा। सेकंड ट्रांजेक्शन में कलेक्शन के पर्पज से आधे पेमेंट पे तो डिस्काउंट देंगे, आधे पे नहीं देंगे, क्योंकि डेट दे रखी है कि 14 दिन के अंदर भुगतान करोगे तब देंगे। अब 14 दिन के अंदर भुगतान अगर आधा किया है तो आधे पे देंगे ना भैया, पूरे पे क्यों देंगे। तो पहले मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक की जो बात है, ठीक है ना। तो मेरा ये 100 जो सॉल से 200 की रेट हो गई, टोटल कितना माल हो गया भैया, 20,000 का माल हो गया। ये 100 इंटू 200 कर दिया मैंने, तो 20,000 का माल हो गया। ट्रेड डिस्काउंट जो अलाउड किया है दैट इज 25% ऑफ रेट, तो 200 रुपये का 25% का मतलब हो गया इसने 50 रुपये के हिसाब से पर पीस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो कितना बन गया डिस्काउंट, 50 इंटू 100 यानी कि 5,000 का डिस्काउंट हो गया। पीछे कितना रह गया, 15,000। तो 15,000 इज द अमाउंट, वो अमाउंट है जिसको कि मेरी बुक्स में एज ए सेल्स रिकॉग्नाइज करना है। तो यहां तक की जो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने उधार माल बेचा है गुप्ता को, मिस्टर गुप्ता को बेचा है, ठीक है ना। मिस्टर गुप्ता सॉल्स करके है ये कंपनी, इसको हमने माल बेचा है, ठीक है ना भैया। और ये उधार माल बेचा है, तो एक अकाउंट तो गुप्ता का हो गया, एक मेरा सेल्स का अकाउंट हो गया।
दो अकाउंट मिल गए, एक मुझे गुप्ता का अकाउंट मिल गया, एक मुझे सेल्स का अकाउंट मिल गया। मैंने मिस्टर गुप्ता को माल बेचा है, फिलहाल उधार है वो माल, ठीक है। जो मिस्टर गुप्ता है मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर की पोजीशन में, इसलिए मैंने डेबिट करना है। तो गुप्ता सोल्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। चलिए भैया, टू सेल्स 15,000, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नोट डाउन कर लीजिए इस ट्रांजेक्शन को जल्दी से कि ये तो सिंपल 15,000 रुपये की सेल की एंट्री, यहाँ हमें ट्रेड डिस्काउंट हटाना था। हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे कर चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ जाऊँगा अगले ट्रांजेक्शन, यहाँ से कलेक्शन की बात करते हैं। चलिए अभी देखिए, सबसे पहले इस पार्टी से हमारा ड्यू कितना है। इस पार्टी से हमारा ड्यू है 15,000 रुपये। हमने उससे ये कहा था कि अगर आप टाइम पे भुगतान कर दोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट अलाउड करोगे। तो इस पार्टी ने ओनली 50% ही 50%, यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन था 15,000 रुपये आप उससे मांगते थे, उसका 50% हो गया 7,500। यानी कि कितनी डेट थी देखिए, इसने भुगतान किया है हमें, ये देखिए, ये 14 जनवरी की अगर ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, 14 जनवरी 2022 का ट्रांजेक्शन होगा, जहां हमें 50% इसका अकाउंट सेटल करना है। उसके बाद में 10 फरवरी की बात करूंगा तो 10 फरवरी 2022 यहाँ रिमेनिंग 7,500 का अकाउंट सेटल्ड करना है। ये अकाउंट हमारा किसका अकाउंट है? मिस्टर गुप्ता सोल्स का अकाउंट है, मेसर्स गुप्ता अकाउंट का सोल्स, ये मिस्टर गुप्ता सोल्स का अकाउंट है। हमने कहा था कि भाई 15 दिन के अंदर अगर आप भुगतान करोगे हम आपको 5% डिस्काउंट अलाउड करेंगे। तो 7,500 का 5% का मतलब हो गया 375। उस पार्टी को भुगतान हमें सिर्फ करना है 7125। चलिए भैया, ये पैसा हमारे नकद में आ गया, ये हमारा केस का अकाउंट हो गया, ये हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। और ये जो गौरव गुप्ता, सॉरी हाँ ओके, जो गुप्ता सोल्स करके फर्म है उसका अकाउंट हमारा इफेक्ट हो गया। केस हमें रिसीव हुआ, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा हो गया 375 7125, क्योंकि इतना ही तो भुगतान करेगा, ये हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। और 2 हमने क्या किया, मिस्टर गुप्ता सोल्स करके जो फर्म थी SHA, ओके ठीक है। चलिए ये अकाउंट और इसका अकाउंट कितने से इफेक्ट हो गया, 7,500 से इसका अकाउंट इफेक्ट हो गया। तो ये हमने 2 अकाउंट डेबिट कर दिए, ये क्रेडिट कर दिए, और ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि 14/1 की बात करेंगे तो यहां ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद में भी हम इस पार्टी से 7,500 रुपये मांगते हैं। बाद में ये पार्टी हमें स्पेसिफिक डेट को भुगतान करेगी 7,500 रुपये एडिशनल। तो क्या अब ये भुगतान करते समय हम इस पार्टी को डिस्काउंट अलाउड करेंगे? हमने 15 दिन की बात की थी, सॉरी 14 दिन की बात की थी। कितना दिन है? 14 दिन की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन हुआ कब था? देखिए ट्रांजेक्शन की जो डेट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 4 जनवरी को। पेमेंट हो रहा है 10 फरवरी को, 1 महीना 5 दिन बाद में। कोई डिस्काउंट की बात मत करना भैया, उनसे कहेंगे आपका डे पूरे हो गए, जितना पेमेंट आपने हमें दिया हमने आपको उस पर डिस्काउंट दे दिया, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये सामान्य ट्रांजेक्शन हो गया कि गुप्ता एंड ब्रदर्स से रिसीव हुआ, सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया। क्या मैं इसको इरेज कर देता हूँ? चलिए, या इसको नीचे लिख लेता हूँ। चलिए, तो ये जो पैसा रिसीव हो गया तो यहाँ सिंपल सा क्या अकाउंट हो गया, जो मेरे कैश में पैसा आया होगा मान लीजिए, तो ये मेरी कैश की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 7,500 और टू गुप्ता सोल्स, जो भी फर्म का नाम है उस फर्म का अकाउंट हो गया। क्रेडिट कर दूंगा मैं 7,500 रुपये से, और इस पार्टी का पूरा अकाउंट मेरा सेटल्ड हो गया। यहाँ लिख दीजिए अमाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड। अगर बैंक में है तो टू बैंक लिख दीजिए, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
अगले ट्रांजेक्शन की तरफ।